नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और योर मनी आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का आपका खास शो लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। और योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना सिखाते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे बना सकते हैं, इसके क्या गुर है। अगर आप भी योर मनी में अपने सवाल पूछना चाहते हैं, योर मनी से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें yourmoney@nw18.com पर। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं 7045220000 पर। इसके अलावा जब हम लाइव बातचीत करें इस वक्त आप फेसबुक और एक्स पर हमें देख सकते हैं और वहां भी कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं, हम उनके भी जवाब देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योर मनी। और आज हम लेंगे ढेर सारी क्वेरीज हमारे दर्शकों की, लेकिन हमारी क्वेरीज का जवाब कौन देगा? हमारी क्वेरीज का जवाब देंगे ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कैसे हैं आप? मनोज जी नमस्कार, मैं एकदम ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया है चैनल पर आने का। तो पंकज जी, देर नहीं करते हैं। सुधीर शर्मा साहब है हमारे साथ, 45 साल की उम्र है, 20,000 की एसआईपी कर रहे हैं। बाकी डिटेल वो अपनी खुद बताएंगे और अपना सवाल भी पूछिए सुधीर जी। सर, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है अभी तक का 2 लाख रुपीज। चार फंड में इन्वेस्टमेंट है। फ्लैक्सी में 6,000, निपोन मल्टी कैप में 4,000, मोतीलाल मिड कैप में 5,000 और इन्वेस्को स्मॉल कैप में 5,000। तो सर, मैं अगले 5 साल तक, आफ्टर दिस ईयर, अगले 5 साल तक पर ईयर 5,000 रुपीज इंक्रीज करूंगा अमाउंट के अंदर। एंड आफ्टर दैट 5 ईयर, मतलब 6 ईयर ऑनवर्ड के बाद मैं अगले 5 साल कंटिन्यू करूंगा सेम सिप को, जो लास्ट अगले 5 साल के बाद बनेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं करूंगा। तो सर, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो मेरा टारगेट है दैट इज अराउंड 2 to 3 करोड़ आफ्टर 10 ईयर। ये था कि सिप अमाउंट में कुछ अगर चेंजेस करने हो उसका एक सजेशन चाहिए। एंड आफ्टर 10 ईयर भी अगर इसको कंटिन्यू करना है या 5 ईयर के बाद सिप में इंक्रीमेंट करना है, एक वो सजेशन चाहिए था। एंड वन आई डू हैव 4 लाख इन लमसम विद मी, तो उसे मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ पैरेलली? जी, तो कई सारी चीजें हैं पंकज जी, इनकी क्वेरी आपके पास पहुंची भी होगी। बताइए इनके लिए क्या समाधान है आपकी नजर में? बिल्कुल, देखिए सुधीर जी, पहले तो यह है कि आपने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसकी वैल्यू 2 लाख की है, प्लस आप कह रहे हैं कि 20,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं और हर साल 3,000 से एसआईपी बढ़ाएंगे, पर बढ़ाएंगे सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। और जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 ईयर्स का है, बट आगे के 5 साल में आप जो एसआईपी आपकी होगी उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलूं तो करीब करीब 81 लाख रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे अगले 10 साल में। तो आप देखिए टारगेट क्या है आपका, उस हिसाब से आपको शायद और बढ़ाना भी चाहिए। तो 3,000 की तो आप बात कर ही रहे हैं कि हर साल आप एसआईपी को बढ़ाएंगे ही, लेकिन और जितना मुमकिन हो पाए टॉप अप करते रहिए, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू कम भी होती जाती है। बट एक बात बहुत अच्छी है कि जो स्कीम्स आपने चुनी है वो सभी स्कीम्स इक्विटी स्कीम्स हैं, बट अच्छा पोर्टफोलियो है, मतलब चॉइस ऑफ स्कीम्स भी अच्छी है और जो पोर्टफोलियो में उनका एलोकेशन है वो भी सही है। अब 4 लाख रुपया आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मेरी राय ये होगी कि आप एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड चुने, क्योंकि देखिए आपके पोर्टफोलियो में जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर सभी इक्विटी स्कीम्स हैं और हमने देखा पिछले 1 साल में सोने की बात की जाए, चांदी की बात की जाए तो जबरदस्त रिटर्न्स रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आगे कौन सा एसेट एक दूसरे से बेटर करेगा, पर एक बात तय है कि एक साइकिल होती है, समय समय पर एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस बदलती रहती है। तो आपके पोर्टफोलियो में सभी एसेट क्लासेस होने चाहिए और जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी है, यहाँ पर इक्विटी और डेट के साथ साथ आपको रीट्स, गोल्ड और सिल्वर की भी एलोकेशन की उम्मीद रहती है। तो गोल्ड तो रहेगा ही रहेगा इक्विटी और डेट के साथ, बट रीट्स और यहाँ पर सिल्वर का एलोकेशन भी देखा जा सकता है। तो इसके लिए स्कीम का नाम मैं बताऊंगा आपको, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड को चुने, इसमें आप जो 4 लाख की बात कर रहे हैं उसे निवेश कर दें
और एसआईपी जहां पर आप कर रहे हैं उन्हीं स्कीम में कंटिन्यू रखें, बढ़ाना भी हो तो उन्हीं स्कीम में बढ़ाते रहें। जी, तो और बढ़ते हैं आगे। सुधीर जी के बाद हम मयूरेश जी हैं हमारे साथ। मयूरेश जी 28 साल 25 साल के हैं और 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। पूछिए मयूरेश जी, आपका सवाल क्या है? मुंबई से हैं, देश की फाइनेंशियल राजधानी से। फर्स्ट सर थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मैं मोरिश कदम बात कर रहा हूँ। अभी मेरी टोटल 12,000 की एसआईपी चालू है। अभी मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है 4 लाख। मैंने आपको सर फंड भी शेयर किए हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरा 15 साल तक मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ 10% स्टेप अप करके। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करने की आवश्यकता है क्या? और सर मैं मार्केट के हिसाब से लमसम अमाउंट भी 5-6 महीने बाद ऐड करता हूँ, तो वो मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए? ये सेकंड क्वेश्चन है। और सर तीसरा क्वेश्चन ये है कि पोर्टफोलियो रिव्यू करते समय अगर कोई फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा तो उसमें एसआईपी कैंसिल करके उसमें बने रहना चाहिए या वो जो अमाउंट है उसे रिडीम करना चाहिए सर? जी, तो अच्छे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो बहुत कॉमन है। पंकज जी बताइए, बाकी इनकी क्वेरीज का क्या समाधान है आपके पास? जी बिल्कुल, मयूरेश जी की जो भी क्वेरीज हैं एक एक करके लेते हैं। पहली बात ये कि कितना पैसा इकट्ठा हो पाएगा। अब आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स तो गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की हिस्ट्री को देखते हुए अनुमान लगाएं कि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रहेगी आपके पोर्टफोलियो पर, तो जो ऑलरेडी 4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, 12,000 की एसआईपी है और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि 10% से स्टेप अप करेंगे तो 15 साल में करीब 1,21,00,000 रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो आप देखिए टारगेट कितना है और कितना आपको और बढ़ाना चाहिए, बट जो निकल कर आ रहा है कैलकुलेशन वो यही निकल कर आ रही है कि 15 साल में 1.25 करोड़ के आसपास इकट्ठा हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि अगर बदलाव कर रहे हो तो ऐसे में एसआईपी रोकना तो एक बात है, लेकिन जो ऑलरेडी पैसा इकट्ठा हो गया है क्या उसको रिडीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब ये निर्भर करता है कई बातों पर आपके लिए मेरी सलाह पहले तो ये है कि बाकी स्कीम्स तो अच्छी हैं, पर एक स्कीम में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको बदलाव करना चाहिए और वो है टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड। तो टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड से आप स्विच करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में, यानी कि आगे की जो एसआईपी है उसे आप टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड से रोककर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में शुरू कर दे। अब बात यह है कि जो पैसा ऑलरेडी आपका इकट्ठा हो गया है उसका क्या करें? देखिए वैसे तो मैं कह सकता था आपसे कि आप इसमें से स्विच कर लीजिए, पर होगा क्या, क्योंकि आप वहां पर एसआईपी कर रहे हैं तो पिछले 1 साल का जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म। उसके ऊपर जो भी गेन्स हुए होंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएंगे और वहां पर आपका जो टैक्स लगेगा वो 20% के रेट से लगेगा अगर प्रॉफिट हुआ है वहां पर। और उसके पहले का जो है उसके ऊपर एक रूल है कि 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो गेन्स जो होता है इक्विटी से उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तो आप क्या करें, आप पहले कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट निकाला जाए, जो टोटल इकट्ठा हुआ है उसमें से कितना विड्रॉ किया जाए कि आपका जो टोटल कैपिटल गेन्स है लॉन्ग टर्म में वो 1.25 लाख के ऊपर ना जाए, तो आपका वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और क्योंकि आप 1 साल से पीछे का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ऊपर एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा। तो मेरी राय यह है कि आप बिल्कुल स्विच तो करें लेकिन पूरा अमाउंट ना करें। और ध्यान रहे हम एक स्कीम की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट है, जो मैंने कहा कि इक्विटी से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता 1.25 लाख तक के कैपिटल गेन्स पर, वो पूरा मिलाकर है। तो यदि आपने इस साल में कोई और भी स्कीम रिडीम की है या कोई इक्विटी शेयर्स बेचे हैं तो उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन आप देख लीजिए उस हिसाब से उतना अमाउंट तो स्विच कर लीजिए और बाकी का अमाउंट आप रहने दें, फिर बाद में फ्यूचर में कर सकते हैं ताकि आपको जो टैक्स का भार है और जो एग्जिट लोड है वो एप्लीकेबल ना हो। लेकिन एटलीस्ट आगे का जो इन्वेस्ट करना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सी स्कीम में करना चाहिए। और एक सलाह जरूर रहेगी कि आपने जो कहा है 10% से स्टेप अप, वो तो करना ही है, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि महंगाई जो बढ़ती है उसकी वजह से पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। मुझे लग रहा है कि 15 साल में अगर 1,21,00,000 बनेगा
तो शायद काफी नहीं होगा। तो आपको समय समय पर जितना अधिक हो सके इन्हीं स्कीम में टॉप अप भी करते रहना है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। एक और सुधीर जी हैं हमारे साथ, ये सुधीर कुमार हैं लखनऊ से, और 52 साल के हैं। इनकी क्वेरी है 53,000 की SIP, वो बिंदु है जहां से हमें सोचना शुरू करना है। तो सुधीर जी पूछिए, आपके सवाल क्या है? मेरा अभी सर एसेट वैल्यू 1 करोड़ लगभग है, और इसमें मेरा जो चल रहा है, मैंने आपको भेजा है पोर्टफोलियो अपना, तो क्या इसमें कोई चेंज करने, ओवरलैप तो नहीं है, कोई चेंज करने की आवश्यकता तो नहीं है इसमें? और एक चीज और पूछना है कि एक साथ यदि हमें कोई चेंज करना है तो स्विच करने पर तो लायबिलिटी तुरंत आ जाएगी ना, टैक्स लायबिलिटी, जब हम किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हैं तो कैसे क्या करना जी? जानकारी चाहिए थी जी पंकज जी, 53,000 की SIP है, 1 करोड़ की पोर्टफोलियो वैल्यू अभी है, 8 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए 8 साल में। और क्वेरी आपने सुन ली पंकज जी। बिल्कुल, देखिए सुधीर कुमार जी, आपका जो टारगेट है और जितना पैसा बनने की उम्मीद है, मुझे काफी गैप दिखाई दे रहा है। बताता हूं आपको। आपने कहा कि 1 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा कर लिया है और 53,000 रुपए की SIP है। अगेन, क्योंकि हमें पता नहीं होता है रिटर्न्स किस हिसाब से होंगे, पर 12% का रिटर्न मैं मानकर चलता हूं, उस पर कैलकुलेट करता हूं, उस हिसाब से निकल कर आ रहा है कि करीब 3 करोड़ 31 लाख रुपया आप इकट्ठा कर पाएंगे 8 साल में। क्योंकि समय की अवधि जो है ना, वो बहुत लंबी नहीं है। अगर समय लंबा होता है तो क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे आपके लिए आसान हो जाता है बड़ी रकम जुटा पाना। अब छोटी अवधि है तो ऐसे में ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा आपको कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर तो निकल कर आ रहा है, वो मैंने बता दिया, 3 करोड़ 31 लाख के आसपास। यदि रिटर्न्स थोड़े बेहतर भी हुए तो भी 5 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल लगता है। तो ऐसे में आपको अमाउंट बढ़ाना होगा। अब अगर पॉसिबल है, मैं बात करूं कैलकुलेशन की, तो निकल कर आ रहा है कि 1,60,000 रुपये महीना आपको SIP करनी होगी। आप कर रहे हैं 53,000 की, और मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेशन निकल कर आ रही है 1,60,000 रुपया। तो थोड़ा सा अमाउंट काफी बड़ा है। इसके लिए आप देखिए, या तो टारगेट आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक करना होगा कि आप जो अमाउंट बनकर आ रहा है 3 करोड़ 31 लाख है, आप 4 करोड़ की बात कीजिए तो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन 5 करोड़ जहां तक है उसके अंदर काफी गैप है, और स्कीम्स आपकी सभी अच्छी हैं, उसमें फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन, हम चाहते हैं कि जब रिटायरमेंट के पास आप पहुंचे, उस वक्त आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी थोड़ा कम हो, डेट और दूसरे एसेट्स ज्यादा हो। तो ऐसे में ये भी एक सुझाव रहेगा कि फिलहाल आप चलने दीजिए, 8 साल की आप बात कर रहे हैं, बट कुछ सालों के बाद स्लोली आप एक सिस्टमेटिक वे में इन इक्विटी फंड से हाइब्रिड फंड्स की तरफ स्विच करने का भी प्लान करें। जी, तो ये क्वेरी ज़रूर थी सुधीर साहब की, लेकिन कई लोगों के काम आती है ये बातें जो पंकज जी बताते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है कॉमनली अप्लाई होती है। जैसे कि रिटायरमेंट के करीब आप पहुंच रहे हैं तो रिस्की एसेट से धीरे धीरे थोड़ा कम करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। हम अपने व्यूवर्स की क्वेरीज ले रहे हैं, उनके पर्सनल फाइनेंस से संबंधित, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित। अगले कॉलर हमारे साथ है अजय अलाई महाराष्ट्र से, और SIP 15,000 की कर रहे हैं। बाकी इनके लक्ष्य क्या है, पोर्टफोलियो कैसा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन इनके मन में क्वेरी क्या है जानते हैं। अजय जी पूछिए अपना सवाल। एक्चुअली सर, मेरा 15,000 का SIP है, और मेरे जो फंड है वो फंड मुझे रिव्यू करना है, और मेरा 2 लाख का पोर्टफोलियो है अभी, और मुझे 10 साल में 20 लाख रुपए होना चाइल्ड के मैरिज के लिए, और 18 साल में 2 करोड़ रुपए होना है, 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए। तो उसमें SIP बढ़ाना होगा, क्या करना पूछना है। जी जी, तो पंकज जी ने पोर्टफोलियो पर भी राय चाहिए, और इनकी जो प्लानिंग है उसके बारे में भी राय चाहिए। अजय जी, देखिए, आपने 2 टारगेट सेट किए हैं। ये अच्छी बात होती है कि आप एक टारगेट सेट कर लें और उस हिसाब से प्लानिंग करें, उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। लेकिन जो टारगेट है उसमें शायद आपने जो महंगाई है उसका ख्याल नहीं रखा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 10 साल के बाद में आपको चाहिए 10 लाख शादी के लिए बच्चे की,
और उसके बाद में 18 साल के बाद में रिटायरमेंट 1 करोड़ रुपया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें कि जो 15,000 की एसआईपी पर मंथ करेंगे, उससे ये नंबर तो अचीव हो जाएगा। आपका 10 लाख रुपया उम्मीद है पूरी मुझे कि आप आराम से 10 साल में 10 लाख इकट्ठा कर पाएंगे और 1 करोड़ भी इकट्ठा कर पाएंगे 18 साल के बाद में। लेकिन उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी महंगाई के हिसाब से, वो बहुत कम होगी। तो इसके लिए आप सिर्फ ये मत देखिए कि जितना निवेश कर रहे हैं उससे ये नंबर अचीव होगा। आपको महंगाई का ख्याल रखते हुए बड़ा नंबर करना है। तो यदि आप ये सोचते हैं कि आज की तारीख में 1 करोड़ होना चाहिए, तो 18 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ नहीं 3-4 करोड़ रुपया होना चाहिए। उस हिसाब से आपको निवेश और बढ़ाना चाहिए। और स्कीम्स अच्छी हैं। अगर इनमें से मैं कहूं कि एक स्कीम में आपको इमीडिएटली अपना निवेश बढ़ाना चाहिए, वो होगी कोटक मल्टी कैप फंड। तो कोटक मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है, इसमें इमीडिएटली आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए। और बाकी उसके अलावा जब जब हो सके अमाउंट बढ़ाना चाहिए आपको, ताकि आप जो 1 करोड़ जो बोल रहे हैं, 1 की जगह पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ यानी कि कम से कम 3 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर पाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो अजय जी, आपके लिए ये सलाह है, इस पे ध्यान दीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। इन्फ्लेशन वगैरह की बात हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा करते हैं, तो उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जो अगली क्वेरी है हमारे पास, वो ईमेल के ज़रिए आई है और हमें ही बतानी होगी कि इनकी क्वेरी क्या है। संभाजी नगर के ध्यानेश्वर सूर्यवंशी हैं। 6 फंड में इन्होंने एक मुश्त निवेश किया है। बहुत ही अलग तरीके की एक क्वेरी है। पोर्टफोलियो वैल्यू इस वक्त करीब करीब 11 लाख रुपए की है और बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट 2 लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हैं और 10 और 15 साल का ये लक्ष्य है। तो ये अपने तरह की बहुत ही अलग किस्म की क्वेरी है, एक मुश्त निवेश वाली। पंकज जी। बिल्कुल मनोज जी, मैं भी देख रहा था यहाँ पर कि इन्होंने ये तो तय किया है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए और 10 से 15 साल का टाइम भी बताया, बट कितना अमाउंट चाहिए वो नहीं लिखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टाइम भी पता हो, कितने टाइम में आप अचीव करना चाहते हैं और कितना अमाउंट इन्फ्लेशन को पकड़कर, महंगाई को पकड़कर आपके पास होना चाहिए। तो वो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये मानकर चले कि जो टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है आज की तारीख में, उसके हिसाब से 15 साल के बाद में, क्योंकि 10,59,000 के आसपास इकट्ठा हुआ है, तो उसकी अगर वैल्यू हम बात करें 12% की, अगर अगेन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, तो 58 लाख रुपया यहां पर एक्सपेक्टेड है कि इतना इकट्ठा हो पाएगा 15 साल के बाद। अब इन्हें चाहिए कितना, अगर वो पता होता तो हम ये कहते कि इनको कितना बढ़ाना है घटाना है। बट एक बात, इन्होंने लमसम की बात की है, एसआईपी का जिक्र नहीं किया है। अब पता नहीं एसआईपी साथ में कर रहे होंगे तो कुछ अमाउंट बढ़ सकता है। अगर एसआईपी नहीं कर रहे हैं तो एसआईपी बिल्कुल करनी चाहिए साथ में आपको रेगुलरली, ताकि आप 15 साल के बाद में एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर पाएं। क्योंकि 58 लाख रुपया अगर आप कह रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट, ये सब गोल के हिसाब से, तो मुझे लगता है काफी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और एसआईपी का बेनिफिट ये भी होता है कि सिर्फ ये नहीं कि अमाउंट बढ़ेगा, बट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि जब मार्केट नीचे होता है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलती हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तो कम होती हैं। बट लॉन्ग टर्म में आपकी जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको रेगुलरली एसआईपी करनी चाहिए ताकि आपको इसका ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन पंकज जी, एक बात बताइए, ये सवाल आ रहा है दिमाग में, ये है जो एसआईपी वाली बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से लमसम इन्वेस्टमेंट करके लोग म्यूचुअल फंड का फायदा उठाना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या अलग हैं, क्या हैं? देखिए, अगेन यदि आपने इन्वेस्ट किया है और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा ही, वो एसआईपी के थ्रू करें या फिर आप लमसम में करें। लेकिन होता यह है कि हमने देखा है 2021 से लेकर सितंबर 2024 तक रैली हुई मार्केट में। अब निवेशक कब आए यहां पर, आप ये मत समझिए कि 21 में उतना निवेश था, निवेश बढ़ता गया और इन्वेस्टर्स ने या तो नए इन्वेस्टर जुड़े या फिर जिन्होंने निवेश किया हुआ था उन्होंने अमाउंट बढ़ाया। कब? 2023 और 24 में। उसके बाद में मार्केट में गिरावट देखी। हमने लास्ट 1 ईयर में देखा कि मार्केट में रिटर्न्स नहीं बने। तो ऐसे में आपने क्या किया, एंट्री की आपने हाई प्राइस पर और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि आपको फायदा नहीं दिखाई दिया शॉर्ट टर्म में। बट अगर आप एसआईपी कर रहे होते थे या कर रहे हैं तो
तो जब हमने देखा कि अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक मार्केट में ज्यादा बढ़त नहीं दिखाई दे रही है, बट आपको कम प्राइस पर यूनिट्स मिल रही हैं, यूनिट्स एक्यूमुलेट हो रही हैं, और जब आगे चलकर मार्केट बढ़ेगा तब उस वक्त पर जो आपने 2023-24 में खरीदा था उस पर जो फायदा होगा शायद उससे ज्यादा इस पर होगा जो आप कम प्राइस पर बाय कर रहे हैं। तो हम जो कहते हैं कि बाय लो सेल हाई, तो जब मार्केट नीचे हो तब आपको खरीदना चाहिए और उसका फायदा आपको एसआईपी में मिल जाता है। जब मार्केट नीचे आता है यूनिट ज्यादा मिलती रहती है। तो इसके लिए मैंने कहा कि अगर पैसा लमसम में हो तो निवेश करना ही है, बट अगर आप एसआईपी के थ्रू करते रहेंगे तो इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिल सकता है। चलिए, तो तमाम क्वेरीज हुई पूरी, लेकिन चलते चलते पंकज जी के टॉप 4 फंड्स भी हम देखते हैं। पंकज जी। बिल्कुल, देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, साथ में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये है मेरी चॉइस के 4 फंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम क्वेरीज के आंसर देने के लिए और टॉप 4 फंड्स भी बताने के लिए इस वक्त जहां आप कर सकते हैं निवेश। और पूरा ख्याल रखा है पंकज जी ने इन टॉप 4 फंड्स पे। अगर आप गौर फरमाएं तो इनमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और साथ में मल्टी एसेट एलोकेशन भी है। मतलब मौजूदा मार्केट के हिसाब से बहुत सोच समझ के ये सजेशन आपको दिया गया है। तो आज योर मनी में इतना ही। आप भी अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजें और पार्टिसिपेट करें, अपने पर्सनल फाइनेंस का ख्याल रखें। नमस्कार।